Assalamu alaikum. I'm Arash Tiak here. Today we are going to discuss organic chemistry for ADS part 2. Students, as you know, we were discussing the alkenes. So now in today's session we will discuss the reactions of alkenes. रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स का क्या मतलब है कि अल्कीन किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर अल्कीन के साथ कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड हम रिएक्ट करवाएंगे, ऐड करेंगे, तो उसके साथ किस किस्म का रिएक्शन शो करेगा। तो अल्कीन के रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि अल्कीन्स किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में आप डिटेल इंट्रोडक्शन ले चुके हैं अल्कीन का, मैं अगेन कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि अल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड का मतलब वन इज सिग्मा एंड सेकंड वन इज पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्योंकि न्यूक्लियस के दो एटम जो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं उनके न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में बन रहा होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड है। जबकि पाई बॉन्ड जो कि यहाँ पे खासा इम्पोर्टेंट है अल्कीन में, पाई बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस की लाइन जो ज्वाइन हो रही होती है, दो न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही होती है, उस लाइन के अबव या बिलो बनते हैं, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं बनते। ठीक है, मतलब इनके जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर ये बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन या तो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियसेस ऑफ टू एटम ज्वाइनिंग बाय पाई बॉन्ड उनके अबव होती है या बिलो होती है। ठीक है, ये सेंटर में नहीं है, तो ये एक वीक बॉन्ड है। या कहा जा सकता है कि पाई बॉन्ड बहुत एक्सपोज किस्म का बॉन्ड है, एक्सपोज हो रहा है, कोई भी रिएजेंट आएगा इस पे अटैक करेगा और रिएक्ट करवा लेगा। तो क्या मतलब है कहने का कि अल्कीन्स में पाई बॉन्ड बहुत वीक है और मोस्टली अल्कीन के रिएक्शंस इसी बॉन्ड को तोड़ के कुछ नई चीज़ बना के करवाए जाते हैं। तो देखें कि इट इज़ पॉसिबल टू ऐड अ मॉलिक्यूल अराउंड द डबल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है हम उसमें एक मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है, देखें कौन सा मॉलिक्यूल हमने ऐड करना है। ये है अल्कीन, आपके सामने जो एग्जांपल शो हो रही है ये एक अल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम एक मॉलिक्यूल को इसमें ऐड कर देंगे और ये मॉलिक्यूल ऐड कैसे होगा, इस मॉलिक्यूल का एक हिस्सा इस जो दो कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है उसके एक कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा और इस मॉलिक्यूल का दूसरा हिस्सा दूसरा कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों टूटेगा, क्योंकि दोनों कार्बन को जो डबल बॉन्ड बना रहे थे हमने एक एक नया बॉन्ड दे दिया। अब उसकी वैलेंसी न्यू बॉन्ड से जो कि हमने रिएजेंट ऐड किए उसके ज़रिए से सेटिस्फाई हो गई है, तो वो अपने सेंटर वाला मौजूद डबल बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड भी है उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब एक और चीज़ कि एनर्जेटिकली ये रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन बहुत फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है, क्योंकि एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम एनर्जी दें तो ये रिएक्शन होगा, ये खुद से हो जाते हैं। क्योंकि ये जो दो नए बॉन्ड बनेंगे, एक हाइड्रोजन का विद वन कार्बन एटम एंड एक क्लोरीन का विद अदर कार्बन एटम, ये जो दो नए बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन ने विद कार्बन एटम, इनके बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये जो बॉन्ड आपने सेंटर से ब्रेक करना है उसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा होती है। मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए है ना कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मिनिमम सी एनर्जी होती है। जबकि ये जो दो नए बॉन्ड हमने बनाए हैं इनके दौरान, बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी। तो एनर्जी हमें बाहर से तो नहीं चाहिए होगी, जो बॉन्ड हम बना रहे हैं नए उसी से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को यूटिलाइज करके हम पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है, हमें बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज हुई है उसी को हम यूटिलाइज करके कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि आपको ये चीज़ एक यहाँ पे टॉपिक से हट के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि जब भी दो एटम्स का अट्रैक्शन बन रहा होता है, वो ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी आपने कोई इंट्रैक्शन या बॉन्ड ब्रेक करना है, याद रखिए ब्रेक करने के लिए हमेशा फोर्स लगानी पड़ती है, तो मतलब आपको एनर्जी देना पड़ती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको जब से 9th-10th से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं कि जब भी कोई बॉन्ड तोड़ना है एनर्जी आपको देना होगी, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो दो नए बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है, टूटने में जो रिक्वायर्ड है वो कम है। हमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड नहीं है, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे
कि यहाँ जो आपके पास एनर्जेटिकली फेवरेबल की बात हो रही है, इसमें आल्दो हमारे पास एनर्जी बाहर से नीडेड नहीं है, तो जो एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में बनेगी, रिलीज होगी, बन रही है, जब हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होकर रिलीज हो रही है, उसकी वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की फॉर्म में इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की अल्कीन में। तो आपने सिंपली हाइड्रोजन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड करना होता है, या 1 to 5 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर मौजूद होना चाहिए। देखिए वन थिंग, आल्दो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हम नहीं दे रहे, इतना हाई टेम्परेचर होगा रिएक्शन का, फिर भी ये रिएक्शन खुद से नहीं हो सकता जब तक आप कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आल्दो बहुत ज़्यादा हीट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इतनी ज़्यादा हीट के अमाउंट में तो ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, वो हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन की बहुत ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हमें कैटालिस्ट ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और कैटालिस्ट जो है वो हम हमेशा कोई ना कोई मेटल इस्तेमाल करते हैं, मेटल का कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब वन थिंग कि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हाई क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा बैरियर है इस रिएक्शन को परफॉर्म होने में? वो हाईली डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से है। ठीक है, जो कि उसकी डिसोसिएशन की एनर्जी है 435 किलो जॉल पर मोल। डिसोसिएट करने का क्या मतलब है? हाइड्रोजन को पहले तो हम डिसोसिएट करेंगे ना, हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हैं हम, ठीक है, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि हाइड्रोजन को सबसे पहले तो हम डिसोसिएट करेंगे, हाइड्रोजन 2 एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट ऐड हो रहा है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सबसे पहले 2 एटम्स में कन्वर्ट होगा, उसको 2 एटम में डिसोसिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। वो एनर्जी हम पहले से तो नहीं ले सकते ना, वो तो एनर्जी जब वो डिसोसिएट होगा तो फिर उसके बाद कहीं जाके हमारे पास वो बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एट वन स्टार्ट में हमारे पास कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, एट वन स्टार्ट में हमने हाइड्रोजन को डिसोसिएट करना है, उसके बाद ऐड करना है, तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, जिसकी वजह से हमें कैटालिस्ट मस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखें यहाँ पे कि जो अल्कीन है इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन के 2 पार्ट होंगे, वन इज पॉजिटिव हाइड्रोजन, सेकेंड वन विल बी द नेगेटिव हाइड्रोजन। ठीक है, ये 2 पार्ट ऐड होंगे, यहाँ पे दोनों कार्बन के साथ एक एक पार्ट ऐड कर देंगे हम, एज अ रिजल्ट सेंटर वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजनेशन हो गया, और इसके दौरान कुछ अमाउंट में हीट रिलीज भी होगी, जो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। बेटा वन थिंग यहाँ पे आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल जो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आपके मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं पॉजिटिव पार्ट को। देखें लास्ट में भी, पिछले स्लाइड में भी हमने ये देखा कि HCl, यहाँ पे तो क्लियर हमारे पास रिएजेंट के 2 पार्ट है ना, H पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं वो पहले अटैक करेगा, वो पहले अटैच हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है जिसको हम यहाँ पे क्लोरीन कह रहे हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन, ये नेगेटिव पार्ट के बाद में सेकंड स्टेप में ऐड होगा, और ये इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, शुरू करेगा, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके उसको कंप्लीट करेगा। होना तो सिंपली ये है कि 2 पार्ट्स हैं हमारे रिएजेंट के, एक पार्ट एक कार्बन के साथ, दूसरा पार्ट दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा, एज अ रिजल्ट सेंटर वाला डबल बॉन्ड आपने ब्रेक कर देना है। लेकिन ये 2 स्टेप्स में ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल, आपके रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट आएगा, वो अटैच हो जाएगा, लाइक इन दिस केस हाइड्रोजन पॉजिटिव था, वो पहले अटैच हो गया। उसके बाद नेगेटिव पार्ट क्लोराइड आयन, जो कि न्यूक्लियोफाइल भी कहलाता है, वो आएगा, वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, दोनों कार्बन्स को एक एक नई अटैचमेंट मिल गई, तो वो एज अ रिजल्ट अपने सेंटर में मौजूद एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं डिटेल में कि ये होता कैसे है। देखिए हमने स्टार्ट में बात की, हाइड्रोजनेशन विदाउट कैटालिस्ट परफॉर्म नहीं की जा सकती। आल्दो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट खुद से रिलीज कर रहा है ये रिएक्शन, फिर भी कैटालिस्ट को यूज़ करना मस्ट है। ठीक है,
तो अब कैटलिस्ट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मोस्टली वो रेने निकल होते हैं। रेने निकल रेने एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे निकल को कहते हैं। निकल को प्योर फॉर्म में रेने ने एक रिएक्शन के नतीजे में बनाया था और इस वजह से उस प्योर निकल को हम रेने निकल ही बोल देते हैं, जो रेने के ही बताए हुए मेथड से बनाया गया था। निकल एक मेटल है, इस मेटल को हम हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखें कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। जो हमारा कैटलिस्ट है मेटल, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, जिसको हमने ऐड करना है अल्कीन में, उसको अपनी सरफेस पे अटैच कर लेते हैं। देखें, ये जो आपके पास एक वायर नज़र आ रही है ना, ये मेटल की वायर है, ये मेटल है, कैटलिस्ट है। लेट्स सपोज ये निकल है, कुछ भी हो सकता है, प्लाटियम, प्लाटीनियम, ये वाले मेटल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग द निकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये मेटल कैटलिस्ट सबसे पहले हाइड्रोजन को इस तरह से अपनी सरफेस पे अटैच कर लेगा। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ मौजूद होते हैं। वो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर इस तरह से अटैच करता है। समझ आइए कि आपके पास जो मेटल है, निकल है, वो अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को सवार कर लेगा। कैसे? वो अपनी सरफेस पे मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करेगा अपने साथ। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपने साथ अटैक करवाएगा, उसको अटैच कर लेगा। ठीक है, और इस तरह से मेटल के ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये मेटल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी तो अब ये अल्कीन के ऊपर जाके रिएक्ट करेगी। ठीक है, और अल्कीन की एक ही साइड से ये मेटल, जिसके पास हाइड्रोजन भी अब मौजूद है, जो हमारा रिएजेंट है, वो एक ही साइड से अल्कीन के साथ अटैच होगा और उसी साइड से वो हाइड्रोजन को अल्कीन के दोनों कार्बन के साथ बाइंड करवा देगी। अल्कीन के एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, इस तरह से ये अटैचमेंट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट अल्कीन अपना सेंटर वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा। यहाँ पे जस्ट सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, सेंटर वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मेटल कैटलिस्ट जो है हमारे पास वो अनचेंज जो है वो सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन अनचेंज रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से आपको मिल जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट ने सिर्फ रिएक्शन करवाना है, खुद इस्तेमाल नहीं होना, तो वो रिएक्शन के एंड पे अनचेंज फॉर्म में डिटैच होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट एट द एंड डिटैच हो गया और ये हमारे पास एक अल्केन बन गया। ये कैसे बना? हमने हाइड्रोजन लगाया, किसकी मदद से लगाया? कैटलिस्ट की मदद से अटैच करवाया। ठीक है, तो दिस वाज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपैरिजन की, स्टेबिलिटी कंपैरिजन की, ठीक है, कि अल्कीन्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो डेफिनेटली उनकी स्टेबिलिटी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होगी। कुछ अल्कीन्स कुछ और तरह के होते हैं, चेन लेंथ ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में ब्रांचेस लगी होती हैं, कुछ में नहीं लगी होती। तो एक अल्कीन दूसरे अल्कीन से स्टेबिलिटी मेजर्स में चेंज होता है, तो उसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि अल्कीन्स किस तरह से चेंज है स्टेबिलिटी में, किस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। देखिए, वन थिंग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी आपने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस पढ़ा, हाइड्रोजन के ऐड करने को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और जब एक मोल अल्कीन में हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब एक मोल अल्कीन का हाइड्रोजनेट होगा तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। ठीक है, तो द मोर इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन द लीस्ट इज स्टेबिलिटी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी भी अल्कीन की जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। देखिए, अल्कीन है 4 कार्बन वाला, लेकिन डबल बॉन्ड तो उसमें एक ही होगा, आप उसमें हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। अल्कीन है 3 कार्बन वाला, डबल बॉन्ड तो उसमें एक ही है, हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, बट दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो एक अल्कीन है उसमें अगर एक बॉन्ड है और दूसरे अल्कीन में भी एक ही डबल बॉन्ड है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है, तो दोनों में एक एक मॉलिक्यूल ऐड करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम आए, ऐसा नहीं होता है। इन मोस्ट केसेस एक एक डबल बॉन्ड होता है, एक एक मॉलिक्यूल आप हाइड्रोजन का ऐड कर रहे होते हैं, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफरेंट हो जाती है। वो चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस क्यों ना हो, हम उसकी मदद से उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं।
आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शो हो रही हैं 1 ब्यूटीन की। आप 1 ब्यूटीन में हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम कैटालिस्ट जो कि एक मेटल है, ठीक है, और ये हमारे पास N ब्यूटेन बना रही है हाइड्रोजनेट होने के बाद, ठीक है, और 126.8 किलो जॉल पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। फिर सेकेंड केस में देखिए हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन है, इसकी हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें भी प्लाटिनियम ही कैटालिस्ट है, N ब्यूटेन ही बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, और साथ में 119.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि चेंज है देन फर्स्ट वन रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए कि हमारे पास लास्ट एग्जांपल है ट्रांस 2 ब्यूटीन की, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब हम इसमें एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करवा रहे हैं प्लाटिनियम कैटालिस्ट की मदद से, N ब्यूटेन बन रहा है इसमें भी, और 115.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। मैंने आपको एक पैरामीटर बताया जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम स्टेबल है। तो देखिए सबसे पहला जो 1 ब्यूटीन था उसकी 126.8 किलो जॉल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी, तो ये सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ये सबसे कम स्टेबल है। देन सबसे एंड वाला रिएक्शन देखें जिसमें ट्रांस 2 ब्यूटीन हाइड्रोजिनेट हो रहा है, इसमें 115.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हुई, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मिडल वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी दोनों के दरमियान में आती है क्योंकि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी दोनों के मिड में लाई कर रही है, ठीक है। एक और पैरामीटर है स्टेबिलिटी का अल्कीन्स की कि अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखें डिफरेंट अल्कीन्स की, तो जिस अल्कीन के डबल बॉन्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं, अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। रिमेंबर आई रिपीट कि जिस अल्कीन में, जिस मॉलिक्यूल में अल्कीन वाले जो 2 कार्बन हैं जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है, उन डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं या अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए आपके सामने 3 एग्जांपल्स शो हो रही हैं। इसमें सबसे पहला केस देखें, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके एक साइड पे ही सिर्फ चेन है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। रिमेंबर डबल बॉन्डेड कार्बन जो हैं, जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड के ज़रिए से मिले हुए हैं, ये 2 कार्बन, इनके सिर्फ एक साइड पे ये वाला एक चेन है, एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के एक ऊपर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और एक इस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 अल्काइल ग्रुप, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। लास्ट वन देखें, लास्ट वन में डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाली, इसके एक इस साइड पे मिथाइल ग्रुप है, एक दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है, एक ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एक ऊपर भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसमें डबल बॉन्डेड 2 कार्बन हैं, उसकी तीनों साइडों पे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ठीक है। तो इसमें एक था, इसमें 2, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसकी सबसे ज़्यादा थी उसके पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट था, वो सबसे लेस स्टेबल था, और ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है। ऊपर वाला जो है वो लेस स्टेबल है। वो लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।